पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारतीय इतिहास। अच्छा, कल जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे प्राचीन इतिहास पढ़ाए थे, ठीक है? यस सर। उसका प्रश्न लगभग हम किए थे 150 के समथिंग किए थे। आज हम करेंगे भारतीय इतिहास। क्या? भारतीय। तो भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जाता है आज उसको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। अब आप लोगों को ही पता होगा इतिहास के तहत मतलब इतिहास में आप किसका अध्ययन करते हैं? दिमाग लगाइए। इतिहास में हम लोग हिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का। अतीत मतलब जो बीत गया। हम आप लोगों को शुरू दिन जब हम शुरू किए थे इतिहास, हम बताए इति जो बीती, बीती हुई कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास। इति जो बीती है, बीती हुई कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास। मतलब जो कहानी जो स्टोरी मेरा बीत चुका है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास का। उसको क्या कहते हैं? इतिहास का। कोई दिक्कत? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का कि वर्तमान का कि भूत का? तीन ऑप्शन रहेगा, अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का। डी में रहेगा सभी। किसको टिक कीजिएगा? अतीत का। सर भविष्य का तो हमको पता ही नहीं है, तो भविष्य का हम बात ही नहीं कर सकते। और वर्तमान में तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं। जब वर्तमान में है ही तो फिर स्टोरी कैसे बना? हम लोग जितने भी कहानी दादी लोग से सुनते थे, नानी लोग सुनाती थी, ठीक है, मतलब जन क्या उजली रात, और जन नानी लोग क्या करती थी? बैठ जाती थी आंगन में और जन गोदी में बैठा लेती थी, सुनाती चंदा मामा आके ऐसे ऐसे। मतलब ये सब क्या था? मतलब जो कहानी बीत चुका है, इतनी जो बीती है, बीती हुई कहानी क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास में हम लोग सर अतीत का, ठीक है, कल के डेट में आपकी भी कुछ ना कुछ स्टोरी होगा, सबका स्टोरी बनता है। ये दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसका मतलब जो ना कुछ न कुछ इति नहीं होगा, अतीत नहीं होगा, कुछ न कुछ अतीत रहता है। हाँ, वो अतीत ये हो सकता है किसी का अच्छा होगा और किसी का बुरा होगा, किसी का कहानी अच्छा होगा और किसी का कहानी बुरा होगा। तो हम गाल पे हाथ लेके बैठ जाएंगे, किसी का कहानी अच्छा होगा और किसी का कहानी बुरा होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं सर? उसी का अतीत कहते हैं। तो आज के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका सब्जेक्ट इतिहास है? बोले बिल्कुल सर मेरा सब्जेक्ट इतिहास है। इतिहास में आप क्या बोलते हैं? मतलब अतीत को सर। किसको? अतीत को। मतलब और बोलेंगे ना और समझाओ। अतीत मतलब हम नहीं समझते, मतलब सर जो बीत गया, जो घटना घटित हो चुका है और उसके बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं सर, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? हिस्ट्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? बहुत भीविया प्रश्न है, ठीक है, बोर्ड भी पूछता है और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडेटस। मतलब जो ना क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सुनने पर ध्यान रखेंगे, ठीक to है, प्रश्न नहीं देखना है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो हेरोडोटस। तो यदि देखिए बुक सबके पास होता है, अभी हम बुक बता दे देंगे, जाके याद कर लो, याद हो जाएगा। तो फिर टीचर की जरूरत किस लिए पड़ा? जब तुमको प्रश्न देखना है तो ले जाओ घर पे, आराम से देख के याद करके आना। काहे के लिए हम गला हारेंगे? तो इसलिए जब पढ़ाने लगे कहीं पे भी देखिए डिसिप्लिन होता है। एक कहा जाता है ना अनुशासन। क्या कहा जाता है? अनुशासन। अनुशासन में रहना सीखो। क्यों? अनुशासन तुमको ये सिखाता है संस्कार में रहना, डिसिप्लिन में रहना। इस बुक को तुमको पढ़ने दे देंगे तो 10 मिनट में तुम्हारा सर दर्द होने लगेगा, क्योंकि इतिहास भूगोल ये से इतना मतलब बोरफिल वाला सब्जेक्ट होता है कि मत पूछो। लेकिन उसी को टीचर क्या करता है? अपने तरीक़ा से, ठीक है, टीचर अपने तरीक़ा से उसको जब समझाता है तो बच्चा को मन लगने लगता है। तो जब तुमको यही देखना है तो ले जाओ, देखते रहना, दे दो बुक, ठीक है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो हेरोडोटस। देखिए एक पूछा तो आपसे प्रथम यूनानी इतिहासकार, प्रथम यूनानी इतिहासकार, प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। देखो हेरोडोटस क्या कौन थे? ये प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं सर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? कह रहा है कि कौन से इतिहासकार ने कहा, कौन से इतिहासकारों ने ये कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष मतलब इतिहास के जो भी निष्कर्ष निकलता है वो साक्ष्यों पे आधारित है। साक्ष्य मतलब प्रूफ,
साक्ष्य मतलब प्रूफ है। अच्छा, आप इस चीज़ को मानते हैं, जब हम कल सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ा रहे थे या प्राचीन भारत पढ़ा रहे थे, तो उसमें बार बार आ रहा था मूर्ति मिला था, तो तांबा का जो है ना क्या मिला था, अवशेष मिला था, तो क्या कहते हैं औजार मिला था। तो जब तक साक्ष्य नहीं मिला तब तक तो हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इतिहास हमेशा साक्ष्यों पे बात करता है। इतिहास साक्ष्यों पे बात करता है। ये किसका विचार था, किसने कहा था? तो थ्यूसिडाइडिस। अब बोले सर ये कैसा कैसा नाम। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी होता है कि लाइफ में कुछ कड़वा चीज़ को भी क्या करना पड़ता है, घोटना पड़ता है। ठीक है, इतिहास वगैरह ऐसा सब्जेक्ट है घोटना पड़ेगा, लेकिन जब इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा ना तुमको, तो फिर तुमको अदर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई बच्चा को, साइंस का बच्चा होता है तो साइंस में कहते हैं सर बायोलॉजी अच्छा समझ में आता है। सर बायोलॉजी अच्छा समझ में क्यों आता है? क्योंकि बायोलॉजी में तोड़ फोड़ नहीं होता है, सीधा सा दिया समझ गए। फिजिक्स में क्या होता है, उसमें फार्मूला याद करना पड़ता है, उसमें डेरिवेशन होता है। सर केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है। कौन उत्तर रट्टे, कभी फार्मूला भूल गए, कभी संकेत भूल गए। इसलिए बच्चा जो है जब साइंस की बात करे तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता है बच्चा को? बायोलॉजी। कहेंगे सर बायोलॉजी एकदम, अभी ये जो बोल देंगे बायोलॉजी पर हाँ सर ठीक है, फिजिक्स पर आए तो थोड़ा सा मुँह का इंप्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। सर हकीकत क्या है, उसमें आपको बहुत सारे चीज़ जो है आपको जो है डेरिवेशन होता है। ठीक है, जिस प्रकार आपका मैथमेटिक्स होता है उसी प्रकार होता है। तो कुछ चीज़ ऐसा होता है कि घबराएंगे नहीं, सर कैसा कैसा नाम आ रहा है। ठीक है, सपोज डैट हम आपको ऐसा ऐसा प्रश्न 50 को पढ़ाए। कितना? 50। मान लीजिए 50 में से हमको 20 तो आया ना। अब मान लीजिए जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं 30 नहीं आया, सर हम 20 तो सीखे ना। हम अभी हम टॉपर की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन सर हम तो अच्छा रिजल्ट के लिए करते हैं, ये ना हम कोशिश में हैं। तो सर हम 100 में 100 ना करके हम 30 में 30 कर लेते हैं। 50 था तो 30 कर लिए, सर 50 था तो 20 कर लिए, लेकिन 20 करेंगे तो अच्छा से करेंगे, 20 में गलत नहीं होना चाहिए। दो तरह का बच्चा होता है, एग्जाम हॉल से निकलता है ना, कहता है अरे हम तो फाड़ दिलियो। ठीक ना, अपनी भाषा में मत पूछो यार, हम लिखे हैं, मतलब इतना लिखे हैं कि हो गए हम जब मतलब फर्स्ट डिवीजन 80%। ठीक है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो जानता है हकीकत में, तो वो कहता है वो तुमको वक्त बताएगा। क्या होगा? वक्त बताएगा। नहीं सर आप विश्वास कीजिए ना सर, हम लिख के आए हैं, मतलब 84% आ रहा है। कितना प्रतिशत आ रहा है? 84। तो पता चला कि जो ना, पता ही है, पता चला कि फेल 3-4 सब्जेक्ट में फेल। कहाँ गया आपका 84%? तो डिपेंड करता है दो तरह का बच्चा। एक बच्चा एग्ज़ाम जब देता है, तो वो बच्चा 100 प्रश्न है तो 80 को ही बनाया। 100 प्रश्न है तो कितना का बनाया? 80 को। लेकिन 80 जो बनाया ना बिल्कुल 100% सही बनाया। लेकिन एक बच्चा है उसको खुद प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, इधर उधर से कुछ मिला छाप दिया, और बाहर देखे जन हवा तो ऐसे ही चल रहा है, प्रकृति में वैसे ही हवा फ्री में मिल रहा है, भगवान ने फ्री में दिया, तो वो भी अपना हवा क्या करता है, हवा में बात करता है। अरे सारा क्वेश्चन लिख दिया, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सर 2 सब्जेक्ट में फेल थे, कोई 5 सब्जेक्ट में फेल था। इसलिए बातें फेंकना बंद करना है। ठीक है, हकीकत में बात करना है। ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 बना के आएंगे। सर यदि हम 100 में 100 बना के आएंगे तो टॉपर कहाँ लाएंगे? सर हम ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं तो हम टॉपर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता, दिल क्या कहेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो टॉपर कौन करेगा सर? जो 12 महीना बैठ के दिन रात पढ़ाई किया, भगवान उसको देगा कि आपको देगा? ऐसे मतलब हम कुछ दिन पढ़ के टॉपर कर, नहीं। तो हम उम्मीद क्या रखेंगे? हम उम्मीद रखेंगे कि हमको टॉपर नहीं होना, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा ख़राब भी नहीं तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं, हमको सर एवरेज चाहिए परसेंट, कम से कम सर हमको फर्स्ट डिवीज़न तो चाहिए सर, इतना तो हक बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो कभी ये दिमाग नहीं लगाना कि 100 में 100 करना है, तो फंस जाइएगा। समझ भेजा जा रहा है? हमको कम से कम यदि हम 70% भी कर लेते हैं, सर 70% किए, यदि हम अच्छा से किए तो मान लें 10 गलत हो जाता है तो 60 बचा, तो 7% आ गया, फर्स्ट डिवीज़न हम कहला गए। तो इस दिमाग से पढ़ाई करना है। तो ऐसे प्रश्न आए ना तो घबराना नहीं है, मतलब बोर फील नहीं करना है। ठीक है, सोचना इस पैसा से कोई बात नहीं। देखे होंगे जब आप लोग खाना खाते हैं या किसी पार्टी में गए खाने के लिए, तो दाल चीनी जो होता है ना, या बड़ी इलायची जो होता है, वो दाल को छौंकने में दे देता है, और उस किसी कारणवश आपके थाली में ही आ गया, तो क्या करते हैं? आप खाना ही छोड़ देते हैं। बात को समझिए हम कहाँ से बोल रहे हैं। हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? आप गए, पूरा सज धज के गए, और अच्छा खासा पार्टी हो रहा है, दाल का टेस्ट भी ज़बरदस्त है, उसको छोड़ ही नहीं सकते, इतना सुंदर खुशबू आ रहा है। और जैसे ही 2 बार खाए तो तीसरा बार वो दाल चीनी का जो बड़ा वाला होता है काला काला, वो जन आ गया, तो क्या कीजिएगा? खाना तो नहीं छोड़िएगा।
तो उसी प्रकार दिमाग को बिठाइए। कुछ प्रश्न है हमारे हिसाब से अच्छा लग रहा है, कुछ प्रश्न अच्छा नहीं लग, तो साइड कर दीजिए ना। जिस प्रकार आप खाना में जो तेजपत्ता आ जाता है तो उसको आप क्या करते हैं, साइड में रख लेते हैं, खाना खा लेते हैं, प्लेट के साथ फेंका जाता है। उसी प्रकार करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमको थोड़ा सा, आप लोग तो छोड़िए, हम लोग को भी कभी कभी पार नहीं लगता है। बहुत टीचर फेंकता है, अरे हम लोग तो सब कुछ जानते हैं। कैसे सब कुछ जानते हैं मास्टर साहब? नहीं जानते। यदि जान जाते तो फिर तो आप जो पता है क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बुद्धिमान, विद्वान कहलाते हैं। यदि हम अपने आप को अभी घमंड कर लेंगे कि हम पूरा परफेक्ट है, तो सर परफेक्ट है तो फिर हम यहाँ बैठे रहते हैं। अभी भारत के जो है हमको जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न मिलता है कि बाप रे ये समाज के लिए अच्छा काम किया। तो आपको सीखने की ज़रूरत है। ये सब बात हम इसलिए बताए अभी आपको, ताकि ऐसे प्रश्न आए। कभी कभी साइंस वाला बच्चा के क्या होता है, समझो बढ़िया से, आप जो है ना फिजिक्स बना रहे हैं, बार बार डेरिवेशन आ रहा है, तो मुँह कान अजीब जैसे नहीं करना है, समझ आ रहा है? उससे क्या होगा, आपके दिमाग में निगेटिव जाता है, अब तो बनेगा ही नहीं। यदि कहा जाता है, आप सुने हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये फैक्ट बात है। यदि आपको प्रश्न पत्र मिला और शुरू में ही आपका दिमाग हो गया यार क्या दे दिया, पढ़ के आए तो क्या, अरे आप आगे भी पढ़िए। हो सकता है कि आगे आपके हिसाब से प्रश्न होगा, हो सकता है कि आगे जितने भी प्रश्न बचा हुआ है उसमें से ऐसे प्रश्न होगा जो आपको आता हो, तो आप पहले ही 2-3 प्रश्न दे के अपना मूड खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। मान लीजिए कि थोड़ा सा हार्ड प्रश्न दे दिया या ऐसा मतलब अजूबा प्रश्न दे दिया, कोई बात नहीं, राउंड कर दीजिए, बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी, इतना आप कह दीजिएगा तो वो प्रश्न आपको लास्ट में लिखा जाएगा। ये होता है अच्छे बच्चे का टैलेंट। बिहार बोर्ड में नंबर लाने का यही तरीका, आप पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में जाके हताश नहीं होना है। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक एक भी प्रश्न नहीं आ रहा, अब प्रश्न की संख्या कितना है, 30। अब 1 से लेकर आपको मान लीजिए 5 तक या 7 तक या 3 तक नहीं आ रहा है, तो आप हताश हो जाते हैं, यार अब क्या करें, शुरू का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, शुरू का नहीं हुआ, लास्ट का बनेगा। हो सकता है 5 तक हमको नहीं आ रहा है, छठा से आ रहा है, हो सकता है 7वां से आएगा, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 से आएगा। अब इधर जो आपके 20 प्रश्न बचा है, यदि 20 प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेंगे, आप ऐसे ही पास हैं। आपको आप जिस लायक थे, जितना आप मेहनत किया उस हिसाब से आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाँ, तो किसने दिया था, थ्यूसिडाइडिस। अब हकीकत देखो, ये तो तुम लोग को तो छोड़ो, कल हमको पूछ देगा, हमको भी याद नहीं रहेगा, और हकीकत है ये इंसान की कुछ ऐसा नाम है हिस्ट्री में और बायोलॉजी में, कुछ ऐसा नाम आता है कि मतलब कितना भी रट्टा मार लेंगे, हाँ ये है कि पढ़ लिए ना, प्रश्न आएगा तो टिका जाएगा, ये दिमाग रिप्लाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है, तो हेरोडोटस। ये प्रश्न पूछेगा आपको, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है, तो हेरोडोटस। बोलेंगे रोशन, क्या बोलेंगे, हेरोडोटस। अच्छा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे, हेरोडोटस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इतिहास के पिता। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि इतिहास के फादर कौन है, किसी को पता है? 10th तक तो तुम लोग भी पास किए हो ना, 10th, अरे 10th पास आउट हो नहीं यहाँ पे हैं, ये लोग तो पढ़ ही रही है, क्या रोशन? तो आना तो चाहिए इतिहास के पिता। ठीक है, इतिहास के पिता किसको कहते हैं, तो इतिहास के पिता किसको कहते हैं, तो इतिहास के पिता कहते हैं किसको, हेरोडोटस। 3 प्रश्न, एक नाम करेंगे, 3 प्रश्न का जवाब देंगे। एक नाम याद करेंगे और कितने प्रश्न का जवाब देंगे, 3 प्रश्न का जवाब देंगे। कितने प्रश्न जवाब देंगे, 3 प्रश्न का। देखो क्या इसका थोड़ा सा देख लो, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। अब आपको जन वहाँ पे उच्चारण करने में अच्छा रहेगा, इसलिए लिख दिए। ठीक है। अच्छा, ये हेरोडोटस कौन क्या था, एक तो सर ये क्या यूनानी इतिहासकार थे, क्या थे ये, यूनानी इतिहासकार थे, और क्या थे, बोलिए आगे। द हिस्ट्रीज की रचना किया था। द हिस्ट्रीज जो है पुस्तक, उसका रचना करने वाला कौन था, यही। अच्छा, इतिहास के पिता किसको कहते हैं, 5 बार बोलिए। कोई दिक्कत, अब आपको पता होगा, विश्वास होगा,
अब रटवा क्यों रटा रहे थे? ये प्रश्न 1995 में RAS राजस्थान का, जैसे आप लोग का BPSC होता है ना, उसी तरह राजस्थान में होता है RAS। जैसे बिहार में BPSC दे के आप क्या बनेंगे, SDM वगैरह, उसी प्रकार वहाँ पे राजस्थान में होता है, वो पूछा था। उसके बाद और सुनिए, UPSC 2018 में पूछा है कि इतिहास के पिता किसको कहते हैं? अब आप ये सोचिए कि सर हम जो है ना 12th में आ गए, सब्जेक्ट का भी पता है, लेकिन उस सब्जेक्ट का पिता कौन है नहीं जानते। यदि कोई पूछ दिया समझदार व्यक्ति वाला कि यार तुम पढ़ता लिखता नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई में कमी है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे ना, कम से कम सर किताब का विद्वान ना बने, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आना चाहिए सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है, उसका पिता क्या है, उसका जो है, ठीक है, ये सब चीज़। तो आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस। अच्छा, इंग्लिश में बात किया, जैसे जो ना मतलब जो आर्ट्स वाली आएगी तो उसको हम क्या पढ़ाएंगे, द फादर्स ऑफ हिस्ट्री, द फादर्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए हिंदी वाले बच्चे में, इंग्लिश में डेवलप बच्चे में अंतर क्या होता है थोड़ा समझे। हम बोलेंगे द हिस्ट्री ऑफ द फादर, मतलब इतिहास का पिता किसको, उसको भी यही बोलना पड़ेगा, जो हिंदी वाले को बोलना पड़ेगा वो इंग्लिश वाले को बोले। ऐसा नहीं कि उसके लिए जब फ्रांस से वर्ड आएगा, नोट, यही उसको भी बोलना पड़ेगा हेरोडोटस, क्योंकि सर इसका इंग्लिश कुछ नहीं होता है, इसका इंग्लिश कुछ नहीं होता है, यही अंतर होता है। बस उसको थोड़ा सा हमको समझा। आपको हम बोलेंगे क्या, आपको बोलेंगे इतिहास के पिता कौन है, तो उसको बोलेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, इससे थोड़ा सा आप लोग को, जैसे साइंस वाला बच्चा, तुम लोग को भी फायदा होगा। कुछ चीज़ होता है कि जैसे तुम लोग हिंदी बोर्ड है तो हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में ज़्यादा समझाने का, अब इंग्लिश में बोलेंगे तो तुमको भी समझ में आएगा। अब मान लो कि जो है ना थोड़ा सा हिंदी, हम लोग बिहारी हैं भाई, कहीं किसी दूसरे देश गए, कभी ऐसा ज़िंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया, घूमने का मौका मिला, तो थोड़ी मोड़ी हिंदी तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। पता चला कि जने तो एक बोतल पानी भी नहीं, चेन्नई वगैरह चल जाओगे ना तो इंग्लिश ढंग से थोड़ा सा नहीं आ रहा है तो पानी पीना मुश्किल हो जाता है। इशारा को तो कैसे ऐसे, तो वो बोलेंगे पानी, इतने समझ में आता है। हम लोग आए घूम के तो वहाँ पे जब बोलना पड़ता है वाटर, वाटर, मिल्क, अब ऐसा ना, तो ऐसे बोलना पड़ेगा। तब आपसे पूछ दिया, मान लीजिए कि आप जो है ना अच्छे, मानते कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपसे जो है ना वो चीज़ आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरह आ रहा है लेकिन इंग्लिश में आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम क्या कर जाएंगे, मार खा जाएंगे, थोड़ा सा मेरा इंसल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा जानेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? हेरोडोटस। क्या किसको कहते हैं? हेरोडोटस। ठीक है, हम इतिहास से यही सीखते। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत यहाँ तक नहीं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? एक इतिहासकार थे, उसने बोला कि इतिहास अपने को दोहराता है। जैसे हम दें, जैसे अभी वो खांसी को क्या कर रही है, दोहरा रही है, खांसी को क्या कर रही हो, दोहरा रही है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति ने बोला कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या ये सच है? तो सच है। तो किसने बोला सर? तो उस किसका कथन था? तो हिगेल का। हिगेल साहब ने कहा कि सुनिए भाई, इतिहास अपने आप को दोहराने का काम करता है। तो ये किसका विचार था? जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप 5 दोस्त हैं, तो क्या 5 दोस्त का विचार एक ही जैसा होता है? आप एक जगह खड़ा हुए तो एक कुछ कह गए ये ऐसे होगा, वो कह रहे नहीं ऐसे होगा, वो कह रहे ऐसे होगा, वो कह रहे ऐसे नहीं, लास्ट में बात नहीं मिला तो पता चला जन थपा थपड़ी भी शुरू हो जाता है। ऐसा होता है ना, ठीक है ना। उसी में से कोई समझदार निकल गया दोस्त, तो कहे कोई उसमें से समझदार निकल गया, वो क्या कहेगा पता है? अरे काहे घबरा रहा है, कोई व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था, सोजन हिगेल ने कह दिया था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मतलब कोई किसी ने कह दिया था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, उसको हम क्या कहेंगे? हिगेल। क्या कहेंगे? हिगेल। इतिहास अपने आप को दोहराता है, किसने कहा था? हिगेल ने। किसने कहा था? तो हिगेल ने कहा था। किसने कहा था? तो हिगेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इतिहास के पिता प्रश्न हेरोडोटस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स को दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का आप लोगों ने पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन? देखो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? मार्क्स ने। किसने दिया था? मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अच्छा, उतना छोड़िए, एक पकड़िए पॉइंट, भौतिकवाद। जहाँ जहाँ प्रश्न में आएगा ना भौतिकवाद,
ऑप्शन में खोजिएगा किसको पता है, किसको, मार्क्स को। किसको खोजिएगा, मार्क्स को। किसको खोजिएगा, तो मार्क्स को, मार्क्स को। किसको खोजिएगा, मार्क्स को। ठीक है, जब जब भौतिकवाद कहेगा तब तब किसको खोजिएगा, मार्क्स को। संस्कार नहीं आया था आज क्या, ठीक है, हिमांशु भी नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति यह कथन किसने कहा, तो सीले ने कहा। क्या, किसने कहा, सीले ने कहा। तो मतलब कोई कहेगा कि इतिहास की विगति की राजनीति है, किसने कहा था, ये सीले ने। अच्छा, इतिहास अपने आप को दोहराता है, किसने कहा था, हेगेल ने। किसने कहा था, हेगेल ने। किसने कहा था, हेगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हेगेल, हेगेल, हेगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था, कौन सा इतिहासकार ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। मतलब कौन सा व्यक्ति जो इतिहास के ज्ञानी था और उसने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। क्या कहा था, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो सर वो थे क्रोचे। क्रोचे। कौन थे, क्रोचे। 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 किसने कहा था, क्रोचे ने। क्रोचे, क्रोचे ने कहा था। ठीक है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता, या किसने कहा था, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच, समझो प्रश्न को, एक व्यक्ति ने कहा इतिहास बीता हुआ और वर्तमान के बीच के वार्तालाप है। क्या सच बात है, सही बात है। अभी जो हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं तो बीती हुई कहानी को कब कर रहे हैं, वर्तमान में। तो भाई हम बातों के द्वारा तो प्रकट कर रहे हैं कि लिख के आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया वार्तालाप। तो ये किसने कहा था, तो इस एच कार ने, एच कार ने। और आपको पता है ये प्रश्न कहाँ पूछा था, बिहार के, ठीक है, ये कोर्ट जो होता है उसके जुडिशरी जो होता है उसमें पूछा था 2016 में। वर्तमान और अतीत के बीच के वार्तालाप को ही तो कहते हैं इतिहास। किसने कहा था ये, एच कार ने। ठीक ना, एच कार ने। अभी तुम लोग को जो है ना एक चीज़ और, आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। अब जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा, बिहार पुलिस में जाना नहीं है कोनो भी हालत में, लेकिन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम इन लोग को बैठाना है। तुम लोग को जो ना ऐसी चुटकी में प्रश्न नहीं उड़ा दी ना, कोई लड़का यहाँ बैठ के, ठीक है, 6 साल से तैयारी कर रहा है, तुम लोग अभी उसका बिहार पुलिस, क्योंकि इतना आसान पूछा जाता है, साइंस के क्वेश्चन के तुम लोग तो फुकिए देगी। ठीक है, बैठना, उससे क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा ना थोड़ा सा अंदर से लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा से कहीं ना कहीं मेरा मेहनत है। साइंस तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम का संकेत क्या होता है। अब दूसरा पूछ दिया आपको जो ना, क्या कहते हैं, अक्रिया गैस कौन सा है, हे नेरकर दे दिया जो ना। दूसरा ग्रुप का तत्व कौन सा है, और दूसरा, अच्छा, तीसरा ग्रुप का, बेटा मांगे, लो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रो, देगा बाबू कहीं से, बेटा सुंदर मांगे कन्या तो नहीं देगा। तो इसलिए इससे आपको क्या होगा, जिस टाइम तुम लोग का 12th कंप्लीट होगा, अभी कह रहा है कि वैकेंसी आएगा ज़रूर भरना है। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यदि रिजल्ट आ जाए उसके बाद फिजिकल होता है, लेकिन जन उसे फिजिकल में नहीं जाना है। बस इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो लगेगा ऐसा नहीं अब हम कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो निकाल लेंगे, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उस समय ये इतिहास छोटा छोटा पूछा जाता है, इतिहास के जो है ना पिता कौन होता है ये पूछ दिया, अब दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानगढ़ कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो के किला पे, वहीं पे मिला था ना, मोहनजोदड़ो के किला पे। लोथल कहाँ है, और कालीबंगा कहाँ है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आता है, नहीं हो रहा है ना, तो कल हम आपको प्रूफ देंगे आप लोग को, ठीक है। हम एक जो है ना उसका प्रश्न PDF बना के प्रिंट करके लाएंगे, दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज हम एक चीज़ आज, अच्छा मोबाइल मेरा तो उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिखाते। एक हम जो है ना कल आप लोग सीधे ये पढ़ाए थे ना, क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे एक प्रश्न पूछा है। अभी हाल फिलहाल कोई एग्जाम हुआ है, आज सर पढ़ा रहे थे और उसका हम स्क्रीनशॉट ले लिए। हम बिना जवाब हम नहीं देंगे जवाब, आप लोग तुरंत उसका जवाब दे दीजिए। और अच्छा कोई एग्जाम था, हाई लेवल का एग्जाम था, उसमें पूछा गया है।
और उसका हम स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। जैसे वीडियो ख़त्म होगा तो सिंधु घाटी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा है जवाब मिल जाएगा। ये सब चीज़ इसलिए लाते हैं ताकि आपका लगेगा नहीं हम जो जा रहे हैं जहाँ कुछ न कुछ सीख रहे हैं। दुनिया क्या कर रहा है हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं ये फ़र्क पड़ता है, हमेशा ये रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तो किसने कहा था एच कार ने, किसने कहा था एच कार ने। ठीक है, एक कहानी सुनो। माँ सीता को कौन उठा के ले गया था, कौन ले गया था, और रावण ज्ञानी था। और पता है एक चीज़ आपको, रावण जो है ना डॉक्टर भी था, उस ज़माने के डॉक्टर वेदों का। उसको आज के डॉक्टर MBBS होता है तो उसके समय जाने क्या वेद हुआ करते थे, तो वो अच्छा खासा जड़ी बूटियों के बारे में जानता था, मतलब कौन सा जड़ी बूटी से कौन चीज़ का इलाज किया जा सकता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब माँ सीता को जो है उसने ले गया, जिस समय ले गया तो उसको कहाँ रखा था, अशोक वाटिका में। कहाँ रखा था? अच्छा, अब जरा सा सोचो, भगवान राम की पत्नी माँ सीता कुछ अपना महल में भी तो रख सकता था, क्योंकि रावण के पास न पैसों की कमी था न बुद्धि का कमी था, सब कुछ भरा पड़ा था। लेकिन भैया था सबसे खराब क्या, अहंकार। वो क्यों मरा, अहंकार के कारण। अन्यथा उसके जैसे विद्वान तो हमारे देश में आया कहाँ था सर कोई, बस उसको एक ही चीज़ ने खा गया, कौन चीज़, अहंकार। अब आप सोचिए यहाँ से, सो माँ सीता को अपने सोना जैसे महल में नहीं रख के अशोक वाटिका के पास क्यों रखा, सोच सकती हो ना। क्योंकि माँ सीता को वो चाहता था कि माँ सीता को कोई क्षति नहीं पहुँचे। अच्छा, माँ सीता स्त्री है और स्त्री के बहुत सारे क्या होते हैं, उनके बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे उसको जो है ना झेलना पड़ता है। ठीक है, तो रावण को पता था कि माँ सीता को कष्ट हो सकता है यदि हम अपने सोना जैसे महल में रखेंगे, तो इससे अच्छा। और इन लोगों को क्या होता है, ये जो है ना मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं माँ सीता को दिक्कत ना हो जाए। अपहरण किया लेकिन फिर भी उसका अच्छा सोच रहा है, समझ रहे हैं बात को, मतलब कहीं माँ सीता को क्षति ना पहुँचे ये भी सोच रहा है। चाहता तो वो अपने सोना के महलों में माँ सीता को छुपा के रख सकता था, लेकिन माँ सीता को वहाँ पे नहीं रखा। कहाँ रखा, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका का जो वृक्ष है वो 121 से ज़्यादा बीमारियों को दूर करने का काम करता है, और रावण को ये पता था, क्योंकि रावण एक डॉक्टर भी था, और रावण जिसका इलाज करता था तो अशोक वाटिका के पत्तियों को उसके छालों के द्वारा इलाज करता था, और इसलिए माँ सीता को छुपा के रखा था। कहाँ पे, अशोक वाटिका। उसकी इतनी औषधीय गुण होता है कि उसके वृक्ष के नीचे यदि बैठ जाए महिला, खास करके महिलाओं के बहुत सारे शरीर की शारीरिक बीमारी दूर हो जाता है। आप समझ सकते हैं, तो रावण कितना समझदार था, अपहरण किया फिर भी माँ सीता की रक्षा कर रहा है। तो ऐसे समझदार बनना है, मतलब किसी को हम यदि एक थप्पड़ हम मारते हैं तो ऐसा नहीं तुमको थप्पड़ मारते हैं तो हम गुस्सा में मारते हैं, हम इस सोच के मारते हैं कि तुम्हारा हित क्या है। भाई समझा रहा है, यदि तो आपको हम 2 डांट दे दिए, 2 फटकार दे दिए, गुस्सा में बोल दिए, इसका मतलब हम अपना गुस्सा उतारे नहीं, आपसे मुझे क्या है उम्मीद है, ठीक है, से आप ये प्रश्न याद करके आओगे, आप ये कंप्लीट करके आओगे। जब इतना यदि मेरे विश्वासों पे और मेरे उम्मीदों पे आप नहीं उतारते तो हम टीचर का फर्ज होता है कि आप मारना, डांटना। तो उसी तरह रावण के जैसा से मतलब ज्ञानी होते हुए अशोक वाटिका में रखा गया, न कि सोना के महल में रखा गया। और माँ सीता को क्षणिक सा भी रावण से क्षति नहीं पहुँचा, बस इतना ही गलती था रावण का, सो उसको क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। ठीक है, और सुनो, ये जब माँ सीता को खोजने के लिए जा रहा था, बीच में क्या था, समुद्र आया था, याद है ना। तो कौन उसको समुद्र आया तो आर पार होने के लिए नहीं था, तो सारे बानर ने क्या किया, राम सेतु पुल कहीं के आप लोग ज्ञान है रावती रामायणारों का, अच्छी बात है। ठीक है, तो उसमें हाँ मतलब कोरोना के टाइम में लोग यही देखा करते थे। अच्छा, हम तो कभी आज तक पूरा नहीं देखे हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से रखते हैं, कहीं पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन ये जो कोई पूरा अध्ययन किए हैं आज तक नहीं किए हैं। तो मतलब जब जा रहे थे तो बानर सब क्या करने लगे, देखे कि भाई आर पार जाने के लिए समुद्र आया और बीच में पुल नहीं है, तो कैसे जाएगा। तो बानर ने क्या किया, बड़ा बड़ा पत्थर उठा के क्या किया, राम सेतु बनाने लगा।
हाँ, तो सब बनाने लगा। तो अब उसी में ये गिलहरी जो होता है, ठीक है, गिलहरी का योगदान होता है। गिलहरी बोला कि क्यों ना हम जो है ना, हम भी ब्रह्म भगवान का भक्त बन जाए। गिलहरी बेचारी कितनी छोटी सी होती है, फुदकती रहती है छत वगैरह पे, ढंग से यदि उसको पकड़ लीजिएगा तो एक लगेगा कि तो कुछ है ही नहीं इसके शरीर में। और गिलहरी क्या कर रही थी, गिलहरी भी अपना मुंह में जाना एक छोटा सा कंकर उठा के उस समुद्र में गिरा रही थी। एगो बानर को गुस्सा आता है, एक थप्पड़ दे के उसको जो गिलहरी को मुट्ठी में लेकर उसे फेंक दिया, ठीक ना। बोला कि जन इतना बड़ा बड़ा पत्थर समुद्र में रख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा पत्थर रख रहे तब न बनेगा आराम से, तो तू छोटा छोटा कंकर ला के दे रहा है, ठीक ना। और उस गिलहरी को पकड़ता है कौन, बानर, और उसको जोर से उठा के फेंक देता है। और वो गिलहरी जाके गिरता है भगवान राम के पास। किसके पास, भगवान। और भगवान राम उसको उठाता है और ऐसे करके सालाता है। जिस टाइम भगवान राम साला रहे थे उस टाइम भगवान राम के 3 ही उंगली उसके शरीर पे पड़ा। इसलिए गिलहरी के ऊपर में 3 गो लाइन रहता है। कितना लाइन रहता है, 3 लाइन रहता है। और जो है ना उसको जो है ना गोद में लेके कहता है, देख बानर, इससे तुम सीखो। तो बोले इसको तुमने क्यों उठा के फेंका। बोला कि भगवान राम, मैं आपके जन लिए रास्ता बनाने के लिए मैंने बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहा था, छोटा छोटा कंकर लेके डाल रहा था। तो बोला बेटा सुनो, ये मायने नहीं रखता कि तुमने काम कितना किया, ठीक है, ये मायने रखता है कि तुम कितना कर सकता है। जैसे अभी हम आपको बोलेंगे जाइए पढ़ लीजिए, तो बोलेंगे सर हम 1 पेज पढ़ लिए, तो ठीक है, ये मायने नहीं रखता आपने 1 पेज पढ़ा। 1 पेज पढ़ने से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर जाएंगे। ये मायने रखता है कि आप कितना पढ़ सकते थे। 1 पेज पढ़ सकते थे कि 2 पेज पढ़ सकते थे, या 3 पेज पढ़ सकते थे, या 5 पेज पढ़ सकते थे। तो बानर बोला कि हाँ सर। बोला कि तुमने एक बड़ा सा पत्थर, क्योंकि तुम्हारी क्षमता था बड़ा पत्थर उठाने का, और ये प्यारी सी गिलहरी का क्षमता ही था एक कंकर उठाने का। तो इसने भी सोचा कि क्यों ना भगवान के अच्छे कामों में मेरा भी योगदान हो जाए। तो बेचारी गिलहरी अपने छोटे छोटे कंकर लाके समुद्र में डाल रही थी। भले वो कंकर पानी में जाके बह जा रहा था, लेकिन कोशिश तो की, क्योंकि उनकी क्षमता ही इतनी थी। और जो है ना तब जाके बानर को अफसोस होता है, और उस गिलहरी से उसको सीख मिलता है। इसलिए अभी भी गिलहरी के चेहरा पे देखेंगे ना, पकड़िएगा उसको, पकड़ के देखिएगा तो 3 उंगली है। क्योंकि जिस समय बानर के द्वारा तब फेंका गया था गिलहरी को, तो जाके भगवान राम के पास गिरा था, और भगवान राम ने उसको सहलाया था, पुचकारा था। तो उस समय जन सारे उंगली नहीं गया था, भगवान राम की 3 उंगली गया था, इसलिए 3 लाइन पड़ता है। भूल के भी कभी गिलहरी को मत मारिएगा यदि भगवान राम से आप प्यार करते हैं या हनुमान जी का पूजा करते हैं। ठीक है, बहुत आदमी मार भी देता है, मत मारिएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कहाँ तक पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व से लेकर 150 वर्ष ईस्वी के बाद आता है। अच्छा, आपसे पूछेगा 50 ईसा पूर्व, तो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 150 वर्ष ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट फिर हम चाह के भी हम यहाँ पे जो है ना तुरंत नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि यदि हो जाता है तो फिर कम से कम 6 महीना ट्रेनिंग, तो कम से कम कितनों भी चाहेंगे तो 6 महीना हमको बाहर रहना पड़ेगा। तब पता चला तब तक तुम लोग का 10th का 2 निकल गया। इसलिए जो भी पढ़ाते हैं मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, ठीक है। जब हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग भी कीजिए। आप सोच लीजिए ऐसे से प्रश्न आता है, यदि ऐसे से प्रश्न आएगा तो कहाँ जाएगा प्रश्न, छूटेगा। हमको नहीं लग रहा है कि इस बार जो है ना कोई ना कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, हमको लग रहा है तीनों निकलेगा। और यदि एगो बढ़िया हो गया, यदि राजस्व अधिकारी वाला, यदि राजस्व अधिकारी वाला हो गया पटना में, और यही आपके जो है ना ब्लॉक में, तो सोच लीजिए कहाँ से क्या होगा। तो ये 2000 कब पूछा था, ये आपको पूछा था RRB 2004 में, RRB 2004 में पूछा था, ठीक है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, अच्छा नेशनल कैलेंडर। अभी आपका छठ पूजा है तो करेक्ट ना, राष्ट्रीय पंचांग से देखिए तो पंडित जी ये दिन शुभ है राखी बनवाने का, ये दिन शुभ है छठ पूजा का, ये दिन शुभ है किसका, दीपावली का। तो उसको कहा जाता है कि संवत पे आधारित है। किस पे संवत है, शक संवत पे, शक संवत,
संवत शक संवत, संवत शक संवत। संवत अच्छा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट, किस राजा के शासनकाल में 7800 ईस्वी में हुआ था? बताइए। कनिष्क, मतलब कनिष्क के राजा के शासनकाल में ये आपके शक संवत कैलेंडर क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बढ़िया से पकड़िए बात। कहा जा रहा है आपको शक संवत, क्या कह रहा है आपको? शक संवत। तो शक संवत कह रहा है कि किस पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग पे आधारित है? किस पे? घुमा दिया, देखिए घुमा दिया, जैसे आपको दिया राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग या सर हिंदी में, इंग्लिश में बोलिए जरा सा, तो इसको बोलेंगे नेशनल कैलेंडर। ठीक है, कभी कभी जो नहीं हिंदी से सुनने में अच्छा नाम लगता है इंग्लिश, और कभी कभी जो नहीं इंग्लिश से सुनने में अच्छा नाम लगता है हिंदी, क्योंकि हिंदी भी तो हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो हमको दोनों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, बताओ जी क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग बोलो, राष्ट्रीय पंचांग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित? तो शक संवत पे, शक संवत पे। अब पूछेगा कि बताओ शक संवत किस राजा के शासन काल में शुरू हुआ था? क्या? कनिष्क। किसके? कनिष्क। अब आपको विश्वास होगा ये प्रश्न कितना बार पूछा है, सुन के दिमाग खराब। एसएससी 2000 में, 2000 ईस्वी में पूछा, फिर 2008 में पूछा। सीआरपी, सीआरएफ किसको कहते हैं? सी नहीं, सीआरएफ आर्मी को, नहीं, आर्मी को। स्टेशन पे जाते हैं आप तो क्या रहता है, देखते हैं? नहीं, वो जो पुलिस रहता है स्टेशन पे उसको कहा जाता है सीआरएफ, सेंट्रल रेलवे फोर्स। ठीक है, आपको सीआरएफ इधर नहीं घूमेगा, वो स्टेशन पे अगर खास करके रेलवे के लिए जो है ना सुरक्षा के लिए होता है, तो सीआरएफ। तो 2008 के सीआरएफ, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी यहाँ पे प्लेटफॉर्म कोचिंग में। ठीक है, तो मुस्कान जैसे एकदम दुबली पतली, उसका भाई भी ऐसा नहीं। ठीक है ना, क्या नहीं खाता था। ठीक ना, बुरा मत मानना, तो अपने आधारित है। ठीक ना, कह देते हैं। तो यही गली नंबर 5 है ना, पीछे 5 में हम जो रहते थे, मधुबन के जस्ट आगे वाला गली में। तो वो लड़की, हम, वो उसका भाई, उसकी बहन, हम तीनों जाते थे कुम्हार पार्क। ठीक है, तो हम लोग जो है ना उठक बैठक निकालते थे। ठीक है, डिप्स खींचते थे। तो वो लड़की जो है ना बोलते थे कि आप लोग से ज़्यादा खींचेंगे, हमको ले खींच के दिखाइए। ठीक है, तो उसका भाई बाप जो है एकदम पूरा 6.5 फीट का था, लेकिन एकदम सब कुछ था ही नहीं। तो हम उस टाइम ठीक ठाक बॉडी था, आपने थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, तो कोशिश करते उठक बैठे 100, 150, जाते जाते 200 पूरा देती थी। कितना पूरा देती? 200। सो सके तुम लोग का शरीर था। तो बोलते कि इसे, उसको बोलते थे से आप थकती नहीं हैं, तो बोले कि आप मेरे साथ चलिए, दौड़िए, नहीं देंगे जीतने के लिए, अपना बैग बोले आकर इसको तो ऐसे उड़ा देंगे। ऐसे उस चैलेंज करती थी। और अभी लड़की सीआरएफ है, सीआरएफ। और बोलती थी से जन आप लोग को लगता था ना, कभी कभी मजाक में जो हम लोग जैसे होता था ना, डिस्कशन करते थे या कुछ, बोलते कि से आप पुलिस में जाइएगा तो फिर तो अहिते होगा। तो कहते कि ऐसा क्या बोलते हैं? तो बोले आप बंदूक उठा लीजिएगा। तो कहते कि बंदूक? तो जब उसका हो गया ना, तो बोले कि अब बताइए बंदूक उठा ले, आपको भी उठा देंगे हम के लिए। कैसे? तो बोले कि देखिए बात होता है कि आप फेटी देखते हैं, जितना भी लड़की दौड़ती है ना 3 बजे जाके, 3:30 बजे जाके देखना, दुबली पतली होती है, वो चिम्मट होती है, और उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होता है कि दौड़ ले गया उसके समय कोई हेल्दी लड़की, इसको दौड़ा दो, आधे रास्ते में धापने लगेगी, उसको दौड़ा दो। क्यों? फेटी है सर, फेटी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एकदम, जैसे हमने बोलना मुस्कान तुम्हारे बारे में, ठीक है ना, जैसे इनको दौड़ा दो, क्या होगा? ठीक है, समझ में? अब इसको दौड़ा दो, क्या होगा सर? तो बात क्या होता है, उसको कहा जाता है कि एक इम्यूनिटी बढ़िया होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए। तो वो लड़की अभी ट्रेन पे, स्टेशन पे रहती है, कभी कभी जो है ना उस बीच में फेसबुक, तो फेसबुक भी यूज़ नहीं करते, समय नहीं मिलता है, तो बोलती थी, पोस्ट डालती थी, तो उसमें थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर देते थे। तो सोचो, एक दुबली पतली लड़की, जिसको हमको तो कभी यकीन नहीं होता कि सही में इसको पुलिस में हो जाएगा, हम डाउट करते थे, हम बोलते इससे अच्छा है जो ना आप अपना जो है ना चेंज कर लीजिए, रेलवे में चले जाइए। आप कह रहे हैं कि रेलवे में भी जाएंगे तो सीआरएफ में जाएंगे, सेंट्रल फोर्स पुलिस बनेंगे। तो बोले हाँ, और अभी लड़की जॉब कर रही है। अब भाई उसके गांव में खेती कर रहा है। हाँ, भाई उसके गांव में खेती, बड़ा हंसी आ गया इस बात पे। तो मतलब ये भी सोच रहे कि सर हम कुछ कर लेंगे और उसने से रह जाएगा ना, हैं? तो आजकल की मेंटलिटी हो गया
ये सही बात है, लड़की लोग पढ़ने भी लगी है, इसमें भी कोई दुराय नहीं, सच ये भी है। लड़का लोग इधर उधर। अब उसको पूछते, रंजन नाम, तो उसको पूछते थे भाई क्या हो रहा है, बोले कि राजीव जी क्या बतावे, हमारी बहनियाँ सही कहती थी। तब बोले कि जी नहीं सही कहती थी, आपको हमेशा जन दर्दे रहता था, उसके रूम जब भी जाते थे राजीव जी सर दर्द कर रहा है, और बहन बोले कि अगर भर दिन अगर बीमारी रहता है, और वो बेचारी खाना बना के उसको देती थी, और एक रूम में सोच रही है वो बेड पे से पलट जाता था, ठीक है, तो बेचारी को पढ़ने नीचे में क्या करती, चटाई बिछा के तब पढ़ती थी। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आज वो गांव में खेती कर रहा है तो आज वो लड़की, तो अब सोचो वो बहन जो है बेटा का काम किया कि नहीं। तो इसलिए हर चीज़ है आपके मेहनत पे, मेहनत कीजिए कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए CRF में पूछा 2008 में, WB वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम हुआ था PSC का, उसमें पूछा, JPSC झारखंड में एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा। सर कितना आसान प्रश्न है, बस हमको जानने तक की ज़रूरत होता है, जब जान गए तो हल्का। अभी आपसे पूछ देगा कि शक संवत किस पंचांग, शक संवत जो है ना किस कौन सा पंचांग, क्या बोलेंगे, नेशनल भारतीय नेशनल पंचांग। अब तो आपसे पूछ दिया कि बताओ विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कितना ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 58 ईस्वी में। आपसे पूछ दिया बताओ क्या कहते हैं, ये जो है ना शक संवत किस सम्राट के, किस राजा के शासन काल में प्रारंभ हुआ था, कनिष्क, किसके, कनिष्क शासन काल में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। गुप्त संवत देखिए अलग अलग हो रहा है, समझिए। एक आया विक्रम संवत, कब विक्रम संवत, कब विक्रम संवत, कब विक्रम संवत, कब 5800, ठीक है, कितना 58। हमारे अकाउंट पे क्या बतावे भाई, मेरे अकाउंट पे पैसा नहीं, 58 रुपया है, ऐसे याद कर लीजिए, मेरे अकाउंट पे 58 रुपया है। रुपया वाला बात याद जरूर रहेगा, ठीक है। ये माइंड जो है खेलता है आपके साथ, मेरे साथ खेलता है। अभी आपके पास अकाउंट पे 10,000 रुपया है या 1 लाख रुपया है, वो आपको अहंकार में जिलाएगा। जब पैसा होगा डाउन में, अरे भाई क्या बोलो भाई, हमारे पास अकाउंट में जो बस वही हो, कितना 200 होता है, 200 भेज दो ना। अरे 200 के 58 रुपया यार, तुम 58 पैसा, रुपया नहीं। रुपयों रहता तो तरफ कम से कम 50 रुपया के कुछ ना कुछ छोले भटूरे खा लेते हैं, कितना पैसा कुछ होगा, दुकान वाले ऐसे घुमा देगा। पहले के ज़माना गया, 1 रुपया लेके जाते तो 5 को टॉफ़ी लेके आते थे, हम लोग खाए, ठीक है। उस 1 रुपया में 5 टॉफ़ी मिलता था। आज के डेट में 1 रुपया में 1 रुपया में 4 चॉकलेट। तुमको तो बच्चे समझ के दे देता था तो समझना है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो गुप्त संवत, सुनो एक आया विक्रम संवत, कब 58 ईस्वी में। एक आया आपका गुप्त संवत। गुप्त संवत को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो चंद्रगुप्त वन को, या ऐसे भी बोल सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। बोले सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, हाँ है द्वितीय भी है, पढ़ाएंगे। तो गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग का हम शुरू किए, तो ये कोचिंग चलाने का श्रेय हम किसको जाएगा, हमको जाएगा। तो उसी प्रकार गुप्त संवत को चलाने का श्रेय किसको जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस, देखिए हर राजा ने संवत की स्थापना की। जैसे गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, रिकॉल होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, दिमाग को रिकॉल करवाइएगा, रिकॉल होगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। उसी प्रकार हर्षवर्धन ने हर्ष संवत लाया और इसकी स्थापना तो कह रहा कि अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुनिए, चाणक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो बोलेंगे विक्रमादित्य छठा ने। अच्छा गुप्त संवत किसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने।
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है ना कभी कभी छिपी पर चढ़ाएंगे और तुरंत गिरा के नीचे आ लाएंगे, फिर अचानक छिपी पर चढ़ाएंगे। दिमाग आप हैबिट में हो जाइएगा। जैसे एगो देखे हैं हाथी वाला, क्या कहते हैं वो जो भालू वाला नचाने, उसको क्या कहते हैं? मदारी। वो क्या करता है, वो बंदर के गला में रस्सी ला छोड़ देता है। हाँ ठीक ना, अब बंदर आ गया बेटा, बंदर रखना चाहता है ठीक ना, तो गुफा से निकलेगी तब ना, ठीक ना। सिर्फ इतने बड़ा गुफा में रहती दुनिया को जहाँ समझेगी तब ना। आजकल बंदर को सिखाया है, उसको क्या करेगा, तुम नाचेगा, तू हमको डांटेगा, हम तुमको डांटेगा, उसके बाद आता है बंदर कपार पर चढ़ के एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है ना। मार दिया, वो मदारी उसको कुछ नहीं करता क्योंकि सबको हंसा रहा है। जब ख़त्म होने वाला रहता है तो एक झापड़ देता है बंदर को, चल। बंदर समझ गया कि मामला ये डन। भाई जब तक इस मदारी को पैसा लेने का था तब तक तो हमको पुलकारा, प्यार दिया, और जैसे ही मदारी को अब जाने का थप्पड़ लगा के क्या किया, चल संदूक बेट। अब बंदर समझ गया, भचर भचर करेगा तो क्या होगा, गजब। देखिए गजब जा रहा है। उसी प्रकार तो हम ऐसे कभी जो ना आपको जो ना कन्फ्यूज उलझाएंगे। आप पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ हर्षवर्धन का, पूछ देंगे वहाँ पे चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो चालुक्य विक्रम संवत, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य छठवा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त होता है? तो लक्ष्मण सेन को। सुनिए, आपको हिस्ट्री में 2-3 दिन 2-3 क्लास ऐसे ही थोड़ा सा हल्का, उतना भी नहीं लगेगा हल्का, उसके बाद आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आगे में इतना टफ नहीं दिया है। जैसे ही आपका इतिहास ख़त्म हुआ, पॉलिटिक्स में जाएंगे तब तक आप लोग को बैठने उठने का मन ही नहीं करेगा। इतना सुंदर सुंदर से दिया है कि मत पूछिए, और इतना सुंदर से पढ़ाएंगे कम से कम एग्ज़ाम तो पास करिए जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा 2-3 क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर जो है ना आपका भगवान बुद्ध के बारे में आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना महावीर के बारे में आने लगेगा, इस तो उसमें बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? जल्दी बताइए। मतलब नया संवत, बार बार संवत आ रहा है ना, तो नया संवत चलाने का यश, यश मतलब समझते हैं, कह रहा है कि आप अच्छा काम के लिए आपको यश मिलेगा। सुनते हैं ना, किसी का भलाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यश मिलेगा। तो उसी प्रकार नया संवत चलाने का यश किसको प्राप्त हुआ? तो वह हुआ लक्ष्मण सेन को। नया संवत चलाने का यश किसको प्राप्त हुआ? नया, जल्दी बोलिए, नया किसको प्राप्त हुआ? लक्ष्मण सेन को। बोतल निकाल के दे दो उसको, ले आएगा, ठीक है। निम्नलिखित किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? किसको? लक्ष्मण सेन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, निम्नलिखित में से कौन सा यश, नया संवत चलाने का यश किसको प्राप्त हुआ? किसको? लक्ष्मण सेन को। किसको प्राप्त हुआ? लक्ष्मण सेन को। किसको प्राप्त हुआ? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? जल्दी बताइए। 2009 में शक संवत का वर्ष होगा 1931। 1931। खैर ये बीत चुका है, अब नए प्रश्न पूछेगा, इसलिए जो ना पढ़ने की जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं, उसको भी ले लो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा? जल्दी बताइए। 2013। जब 2070, सोच लीजिए, दो उसको 2000 संवत, ठीक है। तुम बैठ जाओ, तुम जाओ। देखिए 2070 समझ रहे हैं, 2009 में हुआ था, अब 2070 में, तो 2070 में अभी क्या चल रहा है? तो 24×6 30, 30×20 50, 30×20 50, 26×50 70। रहेंगे कि नहीं अपना लोग? अपना लोग रहेंगे कि नहीं? हैं, ठीक ना। कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आपकी किस्मत आपके हाथों में लिखा हुआ है और आप जानते हैं। नहीं,
ये विधाता का बड़ा रूप, इसलिए ये सच्ची पे कभी नहीं। जब रात में सोइए ना, तब भगवान को समर्पित करके सोइए, माँ आज आपके चरण में सो रहे हैं, यदि कल आपकी इच्छा होगी तो उठाएंगे, नहीं तो ये दुनिया का रीत है। तो ये कभी नहीं। एक राजा थे, ठीक है, उस राजा को अहंकार हो गया था से हम हमेशा जिएंगे, ठीक है, उसका उम्र पूरे गया, उसका उम्र पूरे गया। तो यमदूत आया लेने के लिए, राजा साहब चलिए। बोला कि खबरदार यदि हमको ले गया तो। बोला कि चलना पड़ेगा। बोला कि बोले ना हमारे पास कोई कमी है, कितना धन चाहिए बोलो, कितना पैसा चाहिए तुमको बोलो। तो यमदूत जो होता है, जिसको और क्या कहती है दूसरी भाषा में, यमराज जो लेने आता है, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने विधाता के द्वारा भेजा हुआ दूत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके धन संपत्ति से हमको मतलब नहीं। राजा बोला, यमदूत बोला जाना पड़ेगा, यमराज बोला जाना पड़ेगा। राजा बोला कि आज भर छोड़ दीजिए, कम से कम अपने बाल बच्चा से मिल ले। तो यमराज बोला ठीक है कल फिर आएंगे। रात में राजा, भाई राजा थे, उसने मीटिंग रखता है और पूरे अपने राजमहल में मंत्री को बुलाया। अच्छा, पहले के राजा के जो ना महल में विद्वान होता था, वो लोग होता था, विद्वान को बोला, बोले विद्वान कुछ तो करो भाई, नहीं तो कल तुम्हारे राजा चले जाएंगे। तो एक विद्वान सोचा, तुलसी के पौधा से, ठीक ना, यमराज भागता है, क्या होता है, भागता है। तो बोला कि वहाँ से हमारा एक दिमाग में एक बुद्धि आया है। तो राजा खुश हो, जल्दी बताओ हम बच सकते हैं ना कल। बोला कि हाँ राजा आप बच सकते हैं। बोले कि राजा हमको जो ना आपके जो इस राज्य में एक बगीचा लगाना होगा तुलसी का पौधा का। किसका? तुलसी का पौधा का। और उसमें आपको बीच में रखना पड़ेगा राजा, तभी तो आप बच सकते हैं। बोले इंतज़ार किस लिए कर रहा है, जल्दी आदेश दो सारे मंत्री को, जिस गांव में भी मिलता है तुलसी का पौधा सबके घरवा में सुखाड़ के ले आओ और लगाओ बगीचा में, और बीच में हमारे लिए क्या बनाओ, एक छोटा सा रहने के लिए बनाओ। और ये इतना प्रोसेस करते करते सुबह होता है और राजा को उठा के उस खेत के बगीचा में जाके रख दिया, और उस बगीचा में क्या था, तुलसी का पौधा। फिर यमराज क्योंकि बोल के गया था हम कल फिर आएंगे, यमराज जैसे ही आता है तो हंसता है, कहता राजा तू क्या कर रहा है तू, तो क्योंकि तो विधाता ने तुमको इतने दिन ही भेजा था, तुम कर क्या रहा है। तो बोला कि अब आपकी बस है, सट के देखिए आइए। तो यमराज फिर हंसता है। ऊपर विधाता जो है जिसने लिखा है कि भाई आज मेरा मौत कल होगा या परसों होगा, किसी ने देखा, ऊपर जानता है, हम तो जानते नहीं हैं। तो राजा बोला कि अब तो मैं अमृत हो गया, अब मैं हमेशा अब इसी बगीचा में रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो और चारों बगल बगान लगवा लूँगा, बीच में मैं अपना महल बना लूँगा। फिर यमराज हंसता है, राजा चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। यमराज फिर जन घुसा गया राजा। यमराज जन घूम के जाता है और ऊपर में कहता विधाता ये तो सुनने वाला है ही नहीं, बोले इस बार सुनेगा जाओ। फिर से यमराज को भेजता है और जैसे ही यमराज निकला तब तक उस राजा का बेटा का बहुत तबीयत खराब हो गया। और उसका बेटा का जो तबीयत खराब हुआ तो क्योंकि राजा जो न अपनी गद्दी छोड़ के अपना बेटा को ही देता, सिंहासन बेटा को ही देता, और उसे राजा को पता चलता है कि इसका बेटा आपका बेटा राजा साहब आप कोई मंत्री दौड़ के आता है और वो बगीचा में घुस के बोलता है राजा साहब आपका बेटा अब नहीं बचने वाला, एक बार अंतिम इच्छा है आप उसका मुंह तो देख लीजिए। राजा जो है ना सब कुछ छोड़ते हुए क्या होता है बेटा को देखने दौड़ चलता है। जैसे ही चलता है बीच में यमराज खड़ा रहता है, कहता तो चलो अब चलो, ठीक है, तुम्हारा बेटा का तबीयत खराब कहाँ हुआ था, ये तो विधाता का किया हुआ सारा खेल था। तुमने यदि पथकथा रच सकता है तो भाई हम भी तुम्हारे लिए पथकथा रच सकते हैं। सोचिए ये सच चीज़ है, ये सच चीज़ सच है। तो हम लोग जितना दिमाग लगाते ज़रूरी है कि उससे आगे दिमाग सामने वाला नहीं लगाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो राजा को लगा कि भाई हमको अमृत, भाई तुम अमृत थोड़े पी लिया है तो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो उसने पथकथा रचा, जाके के बगीचा बना लिया और बगीचा में जाके बैठ गया। और उसको सबसे मोहब्बत, एक पिता को अपने बच्चे से मोहब्बत होता है, प्यारा होता है। एक माँ को किसी प्रेम होता है, बच्चे से होता है। बोल दो किसी आपके बच्चा को ये हुआ, देख लो वो खाना खाए, खाना छोड़ देगी, जिस हालात में रहेगी बेचारी दौड़ के जाएगी। तो डैट मीन्स, और जब लेके जा रहा था राजा को तो बोला उसको, किसको, राजा को, कौन, यमराज, आपको इतना इस दुनिया में रहने के लिए बेचैनी किसका? तो बोला कि मोह माया। तो बोले ये दुनिया का रीति है, जो आया है वो जाना है, जिसको जो आया है
तो जो है इसलिए कभी ये मत सोचिएगा बोले कि कितना 80 साल जी लेंगे। हाँ ज़रूरी है, और हो सकता है 90 साल जी सकते हैं। अभी हमारे विधाता ने क्या लिख के भेजा है उसी को पता है। उसने बोला जाके तुम चुपचाप कर्म कर, चुपचाप जाके कर्म कर। इसलिए ये सब चीज़ है ना, थोड़ा सा ये सब चीज़ आप अंदर से आदमी को थोड़ा सा शक्तिशाली बनाता है, ठीक ना। देखिए होंगे आदमी जो जितना बूढ़ा लोग हो जाता है तो उसको मौत से बहुत डर लगता है, ठीक है। जवानी में खूब मस्ती, ठीक ना। कितना आदमी को जन परेशान किया, किसी का खेत छीन लिया, गरीब का शोषण कर दिया, और जब उसका मरने का टाइम आया सही भगवान बार बार राम राम, तो भगवान राम इतना मूर्ख थोड़े हैं। जिस समय आप गरीब का शोषण कर रहे थे उस टाइम आपको राम नहीं याद आता था, और जब मरने का टाइम आया तो राम भगवान राम भी कहता चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समझ में आया? तो चालुक्य अब नहीं बोले कि 40 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, कोई है इसमें से? अरे बाबू, ठीक ना। जब जब इस तरह की बात है तो कि हमारा कहानी याद कीजिएगा, हमारा पास सब कहानी रहता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसे एक नए समझ चलाने का यश प्राप्त होता है? किसको? यश लक्ष्मण सेन प्राप्त होता है, ठीक है। किसको प्राप्त होता है? लक्ष्मण सेन। बोलेंगे सर ये सब चीज़ कहाँ से आता है? पता है क्या? बुक पढ़ने से। किसे? बुक पढ़ने से। हमारे गुरुजी का पुस्तक आता है युग निर्माण, हमारे जो गुरुजी का पुस्तक आता है अखंड ज्योति, उसमें ऐसे ऐसे चीज़ बताता है ना, आपका दिमाग झकझोर देगा, ठीक है। ये सब चीज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो कब आएगा? 2013 मतलब विक्रम संवत 2017 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान्य होगा 2013 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष। बढ़िया समझिए बात को, नहीं समझिए नहीं, बस तुम लोग गीत गा रही है मेरे साथ, गीत नहीं गाना है। विक्रम, अच्छा सर हम विक्रम संवत पढ़े थे 58 से ईस्वी। विक्रम संवत और शक संवत, कर विक्रम संवत और शक संवत में कि आरंभ, दोनों के आरंभ के बीच में कितना का अंतर, मतलब अभी हम बोल देंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है, तो बोलेंगे सर ये 2092 में पैदा हुई थी तो ये 2013 में पैदा हुई थी। 92 95, अच्छा मजा मतलब 2006 या 8 9, ठीक ना। अब ठीक ना, ठीक है 10 11, ठीक ना। वैसे भी जो है ना, ठीक ना, लड़का को एज पूछ दीजिए तो बेचारा को दिक्कत नहीं होता है, और लड़की को गलती से यदि 1 महीना का अंतर करके बोल दीजिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए किसी का 14 साल होने वाला है, हम बोल दिए जो ना 14 साल 14.5 साल होने वाला, तो 1 महीना कम है तो हम बोल दिए 14.5 साल। हैं 14.5 साल बोलिएगा, 1 महीना भी कम है, बोलिए 13 साल 11 महीने। तो ये मतलब जो ना भाई, ये लोग को जो ना 2-3 चीज़ है, कितनों भी आभूषण दे दीजिए मन नहीं बढ़ता है, कितना भी सोना चांदी दे दीजिए मन नहीं बढ़ता है, कितना भी लोगों को कपड़ा खरीद के दे दीजिए मन नहीं बढ़ता है, और कितना भी उम्र कभी मत पूछिएगा गलती से भी, ठीक ना। उम्र किसी से हाँ कभी कभी जो ना घुसा जाता है, ऑफिस वगैरह जाइए आप, ठीक है ना। हम बैंक की बता रहे हैं, सेंट्रल बैंक का, मतलब यही की बात बता रहे हैं, तो अकाउंट खुलवाए तो उसका एज हमको लग रहा है 32-33 का होगा। तो हमको लगा कि आंटी बोले या इसको नहीं सॉरी मैम बोले या मैडम बोले, तो उसको हम बोल दिए मैडम, तो हमारी बात को इग्नोर कर दी, ठीक ना। सुन रही है लेकिन हमारी बात को इग्नोर कर दी, बोलिए मिस कर दीजिए ना। बाप रे बाप, तो क्या प्रॉब्लम, लाइए पासबुक लाइए। अब अंतर डिफरेंस सच बता रहा हूँ, नहीं हो रहा कभी। अभी तो तुम लोग का लाइफ शुरुआत है ना, कहीं जाएगी नहीं पता चलेगा। कोई आंटी है उसको बोल दो भाभी जी कर दीजिए ना, वाह खुश हो जाएगी वो। क्यों भाई? महिलाओं को एज से बड़ा नफरत है, एज कभी उसका हकीकत एज मत बताइए, ठीक है। अब बेचारा के लड़का का तो एज खाली पूछा जाता है, बोल दीजिए शादियों ब्याह होगा, लड़का कितना साल का, पूछ दो उल्टा के लड़की कितना साल का, लड़की तो बच्ची है, आई लड़की बच्ची है, लड़का आके बोले तो लड़का बूढ़ा है। ये मानसिकता है हमारी समाज का। आज के डेट में देख लीजिए, जब भी जाइएगा आप लोग दिमाग में ऐसा बात हमारे याद आएगा। लड़की के बारे में एक बच्ची ही है, अभी 12th पास की है, 10th पास की है, ग्रेजुएट पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, और लड़का तो हो गया है इतना साल। ये हमारी समाज की क्या है मानसिकता है, ठीक ना, है कि नहीं। अभी पूछ देंगे इसमें से किसी, देखिए अभी हम गलती से मजाक से बोले थे 92-93, मैं 92-93 बोलिएगा हम लोग, तो होता है, ठीक ना। नहीं भगवान आप लोग को जो है ना लंबी उम्र दे, ठीक है।
विक्रम एवं शक संवत के आरंभ में बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो विक्रम और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर होता है। कितना का? पहले प्रश्न को दिमाग में बैठाइए। विक्रम और शक संवत, विक्रम और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर? 165 वर्षों का अंतर। ठीक है, 135 वर्ष। 100 ऑप्शनों में 165, गजब हाल है। 135 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुनिए। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो साके क्या होगा? तो 1908 साके। छोड़ दीजिए इसको, मतलब आप लोग ने लिया है। ठीक है, आप बताओ साइंस वाला बच्चा, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? बता दोगे अभी? ठीक है, बता दोगे तुरंत उसको 500 का प्राइस मिलेगा। कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 तिथि पद्धति पर ही है ना, निर्धारण तिथि जिसको कहती हो, तो किसने दिया था बताओ? 500 का प्राइस है, तुरंत मिलेगा। जस्ट छठ का ऑफर 1000, जो कि बताएं इसलिए हम पूछ रहे हैं, बताएं जल्दी बताओ। चलो 500, 5000, 10,000, बिल्कुल फी माफ, जब तक पढ़ाएंगे फी माफ है। लो ऐसा हमारा मोतिया बिंद है क्या आँख में? गजब कर ले है, हमारा आँख में मोतिया बिंद है। फी माफ कर देंगे, जो बता देंगे फी माफ। कोचिंग फ्री, जब तक पढ़ोगी तब तक पढ़ाएंगे फ्री में। खत्म। सुनो, विलड लिब्बी, हाँ विलड, तुम लोग को विलड बताया, लिब्बी नहीं बताया, तो विलडो तो कम से कम बोल देती। विलड लिब्बी, बोलिए विलड लिब्बी, विलड लिब्बी। ठीक है, अब जो हम सुनो, अब जो हम जब भी प्राइस रखें, पैसा का नहीं रखेंगे, सीधा फी माफ। कभी रखेंगे 1 महीना का फी माफ, कभी रखेंगे 2 महीना का फी माफ, कभी हमेशा का फी माफ, कभी रखेंगे जब छोटा मोटा प्राइस देना रहेगा तो बोले टेस्ट फी माफ। समझ में आ रहा है? इसलिए पढ़ के आया करो। और कभी गलती से भी पकड़ा के लिए हमेशा के लिए फी माफ, तो मास्टर की तैसी की तैसी। ठीक ना, बड़ा खुश होगी ना? खुश क्या होगी, लोग लेकर रख लेगी नहीं रखी, देख लिया अकाउंट जिंदाबाद। सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कार्बन डेटिंग निम्न, ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होती है, जल्दी बताओ। कार्बन डेटिंग और क्या? कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 पद्धति नहीं, कार्बन डेटिंग पूछ रहा है, तुम लोग भी पढ़ी हो। कार्बन डेटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सीधा बोलो। हाँ ये बता दो। कार्बन 14 पद्धति नहीं, अरे जीवाश्म में रहे, जीवाश्म। ठीक है, सुनिए, कार्बन डेटिंग, ये प्रश्न आएगा, VVI ऑब्जेक्टिव पक्का पूछेगा। लपेन अब क्या कहते हैं रोशन, इसको याद करना है। कौन कौन? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति किसने दिया था? लिब्बी ने। और एक पूछेगा कि पद्धति, ऐसे याद रखिए, कार्बन 14 पद्धति बस, लिब्बी, कार्बन 14 पद्धति लिब्बी, कार्बन 14 पद्धति। एक प्रश्न है आपका आएगा नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग, चेटिंग नहीं, समझे, कार्बन डेटिंग। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु किसका करते हैं? सुनिए, कार्बन डेटिंग से पौधा का नहीं, चट्टान का नहीं, जीवाश्म का। हाँ जीवाश्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव का लिखना सीखना, लिखना सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। फिर समझो बात क्या कह रहा है, क्या है? ऐतिहासिक काल, भारत का ऐतिहासिक काल, भारत का ऐतिहासिक काल कब आरंभ होता है? तो क्या बोलेंगे? 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। मतलब सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, फिर आया सिंधु सभ्यता से,
या कहेगा आदि ऐतिहासिक किसको, कौन सा सभ्यता को कहते हैं? सिंधु सभ्यता। या सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? आदि सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इसमें प्रमाण मिलता है किसका? लेखन का। क्योंकि इसमें प्रमाण मिलता है लेखन का। कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के आरंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो दी थी बरूनी ने। किसने दी थी? बरूनी ने। तो आज हम लोग भारतीय इतिहास पढ़े, कल पढ़ेंगे ऐतिहासिक का स्रोत। ठीक है, इसमें भी प्रश्न है। कल सुबह भी क्लास होगा, ठीक है, ताकि परसों छुट्टी रहेगा ना, तो कल जो है ना उसको